हेलो दोस्तों, मैं देशांजन आपका एडमा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में जितनी भी प्रमुख फसलें हैं, उसका क्षेत्रफल, कितना योगदान है, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाला लेक्चर हमने मध्य प्रदेश के वन खत्म किया है और उसके पहले नदियाँ, ये भी मध्य प्रदेश के भूगोल के ही अंतर्गत सब्जेक्ट आता है, पर इसको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में भी पढ़ा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक के ग्रहण करता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि। सबसे पहले कृषि का अर्थ क्या होता है, कृषि मतलब क्या होता है, कि इसका तात्पर्य क्या होता है। तो कृषि का तात्पर्य होता है खेती, मत्स्य पालन और पशुपालन। ये तीनों मतलब जो प्राथमिक सेक्टर की चीजें होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, कृषि बोला जाता है। जो खेती करते हैं वो कृषि के अंतर्गत आ जाता है, मत्स्य पालन भी इसके अंदर और पशुपालन भी इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो ये तीनों चीज को ही कृषि बोला जाता है। फिर उसके बाद है कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। टोटल 3 सेक्टर होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम व्हाइट बोर्ड में देख लेते हैं इसको। तो कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं, 3 क्षेत्र। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक। जो फर्स्ट सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, जो बेसिक होता है, जैसे जो कच्चा माल होता है उसको प्राथमिक सेक्टर में रखा जाता है। सेकंड सेक्टर में क्या होता है, इसी को जब मोडिफाई किया जाता है उसको सेकंड सेक्टर में रखा जाता है। और थर्ड में क्या होता है, सेवा क्षेत्र में किया जाता है। जैसे इसको समझ लेते हैं, हमने कोई चीज उगाई, गेहूं, ठीक है ना। गेहूं क्या हो गया, प्राथमिक सेक्टर का हो गया। अब गेहूं का क्या हुआ, इसको रोटी बनाई, तो रोटी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे चक्की में पीसेंगे और फिर क्या होगा, रोटी बनेगी। तो रोटी बन के ये क्या होगा, सेकंड सेक्टर का कहलाने लगेगा। ठीक है ना। और जब ये रोटी किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फ्लिपकार्ट या समझ लीजिए अमेजोन के माध्यम से इसको किसी के ग्राहक के पास पहुंचाया जाएगा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह 3 सेक्टर में बांटा जाता है। तो जो कच्चे माल होते हैं उसको प्राथमिक बोलते हैं, उसके बाद जो उनको मॉडिफाई किया जाता है उसको सेकंड कहते हैं, और उसके बाद जो उसकी माने लोगों तक पहुंचाना, ग्राहक तक उसको पहुंचाना, उसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो कृषि किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरा, मध्य प्रदेश की 72.37% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। कितने प्रतिशत, 72.37% जो ग्रामीण है क्षेत्र में निवास करती है, और बाकी की शहरी क्षेत्र में निवास माने आपकी कुल मिला के 22 या 23% 26% कहाँ करती है, शहरी क्षेत्र में, और 72% कहाँ करती है, ग्रामीण माने गांवों में निवास करती है। मध्य प्रदेश की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सिर्फ 30% जनसंख्या उद्योग या किसी अन्य सेक्टर पर निर्भर करती है। बाकी जो 70% जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, वो किस पर है, कृषि पर ही डिपेंड है। फिर मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों एवं 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 5 फसल क्षेत्र हैं, कपास ज्वार, गेहूं ज्वार, धान क्षेत्र, गेहूं क्षेत्र और गेहूं धान क्षेत्र। ठीक है ना। ये 5 जो हैं, इन क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो कि कृषि कृषि के लिए आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। वो मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला कौन हो गया है, पहला राज्य बन चुका है। 2016 में इसकी 5वीं संख्या जारी की गई थी और कृषि को व्यावसायिक बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के कृषि जीडीपी की 2% राशि निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। जो इसके सर्वेक्षण में रखा गया, इसका लक्ष्य क्या है, कि जो जीडीपी होगी उसमें कितने % रखना है, 2% राशि निवेश करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वर्ष 2019-20 तक के आंकड़े हैं, जिनमें 2019-20 तक में मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जिला घरेलू उत्पाद माने डीडीपी में सहभागिता कितनी है मध्य प्रदेश की? 3% सहभागिता है। और जिला घरेलू उत्पाद में छिंदवाड़ा जिला 4.8% सर्वाधिक सहभागिता देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। कृषि योग्य भूमि कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर? 1 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है? तो कृषि जिनमें कृषि की जाती है। कृषि भू जोतों का आकार कितना है? 1.178 हेक्टेयर। देखो योग भूमि और भू जोतों में अंतर क्या है? माने जहाँ पर कृषि की जा सकती है उसको कृषि योग भूमि कहते हैं, लेकिन जहाँ पर जो माने बोते हैं कोई बीज उसको क्या कहते हैं? भू जोत बोला जाता है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? इसको 3 समूह में बांटा गया है। पहला कैसा कौन सा समूह है? अनाज समूह है। दूसरा दलहन समूह है और तीसरा तिलहन समूह है। अनाज समूह में कौन कौन सी होती? गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और मक्का आती हैं। दलहन में कौन कौन सी? दलहन मतलब दाल। जैसे दाल किससे किससे बनती है? चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर कहते हैं ना, उड़द की दाल, मूंग की दाल। तो ये क्या होता है? दलहन के अंतर्गत आती हैं। और फिर तीसरा क्या होता है? तिलहन माने तेल। तेल किससे किससे बनता है? सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल और अलसी। ये 3 इसको समूह में बांटा गया है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को। अब मध्य प्रदेश फसल का वर्गीकरण, तो देखो इसको सबसे पहले 2 वर्गीकरण, एक फसल का वर्गीकरण किया गया है। फसल के वर्गीकरण में रबी की फसलें जो होती हैं वो कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में के मध्य और मार्च के मध्य तक इसको काटी जाती हैं, माने निकाली जाती हैं। तो देखिए इसको याद करने का कैसे है? देखो रबी रबी मतलब क्या होता है? पर्यायवाची किसका? रबी सूर्य का पर्यायवाची है। और कब बोते हैं इसको? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या पड़ता है? ठंडी पड़ती है। मतलब ठंडी में क्या अपन को जरूरत पड़ती है? सूर्य की जरूरत पड़ती है, माने सनलाइट की। इसलिए रबी की फसल कब बोई माने होती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और हर फसल को 3 महीने बाद उसको काटा जाता है। तो अक्टूबर नवंबर से 3 महीने कब आता है? मार्च में आता है। तो इसको क्या होता है? मार्च में काट लिया जाता है। अब देखिए कौन कौन सी फसल को ज्यादा धूप की जरूरत पड़ती है? गेहूं। गेहूं अपने कब होता है? मार्च में काट के तभी अपन की देखे होंगे घर में अप्रैल मई में अधिकतर गेहूं धुपते हैं। तो गेहूं क्या होता है? अक्टूबर नवंबर में, मतलब रबी की फसल है। चना क्या होता है? रबी की फसल है। मटर रबी की फसल है। राई रबी की फसल है। और सरसों और मैसूर ये सब रबी की फसल हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फसल रबी की है, या ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी फसल रबी की नहीं है। तो इस तरह 2 तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। दूसरे नंबर में आता है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती है? जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक इसको होती है। अब देखो बारिश कब होता है? जून जुलाई में होती है बारिश अधिकता। 15 आपकी 1 जून से स्टार्ट होती है और मध्य प्रदेश में 15 जून से स्टार्ट होती है बारिश और अक्टूबर तक चलती है। और क्या होता है? जब वर्षा में पानी में क्या होता है? सभी चीजें क्या होती है? सड़ जाती हैं। तो क्या होती है? खराब हो जाती। मतलब ये इस तरह आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसको खरीफ की फसल बोई जाती माने होता है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा होता है? चावल। चावल के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। जहां पर चावल की बुआई होती है वहां पर उसकी फसल को पानी के अंदर डुबोया जाता है। इसलिए इसी कारण ये मीथेन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। दूसरा सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, तुअर, ज्वार, मक्का और सूरजमुखी, इन सबको क्या की जरूरत पड़ती है? ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसी कारण ये क्या होता है? वर्षा के मौसम में बोई जाती है जिससे पानी की कमी ना पड़े। फिर तीसरे नंबर की कौन सी आती है? जायद की फसलें। जायद की फसलें वे फसलें होती हैं जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाती हैं। जायद की फसलों में अधिकतर कैसे आती हैं? जो हम लोग अधिकतर उसमें खाते हैं, माने साग सब्जी के बीच में अपन उसको प्रयोग करते हैं। जैसे इसको क्या मार्च और मध्य जून तक बोई जाती हैं। इसको अधिकतर सलाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। उसमें वैसी आती है जैसे लौकी, ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूज। इस तरह की फसलें क्या होती है? जायद की फसलें होती हैं। ये फसल का वर्गीकरण था। दूसरा उपयोग के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उपयोग के आधार पर क्या होता है? व्यापारिक फसलें होती हैं। तो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? गन्ना, कपास, तंबाकू, अफीम, पटसन, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। देखिए व्यापारिक फसलें वे फसलें होती हैं जिनसे अपन को पैसे की प्राप्ति होती है। जैसे अपन जो क्या करते हैं? निर्यात करते हैं जिनका, उनको कहते हैं व्यापारिक फसल। जैसे अपना गन्ना, गन्ना क्या होता है? सबसे ज्यादा यूपी में होता है और उसका निर्यात किया जाता है। तंबाकू का बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता है। अफीम, पटसन, अलसी, इन सब का क्या होता है? इनसे क्या होता है? बहुत ज्यादा पैसे, या कहते हैं ये ज्यादा अपनी इकोनॉमिक में योगदान देते हैं। देखिए
तंबाकू कितना महंगा महंगा मिलता है, अफीम कितना महंगा होता है। इसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं, माने भेजते हैं, आयात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, व्यापारिक फसलें बोली जाती हैं। दूसरी नंबर की होती है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती हैं जो कि अपने देश में ही या उसका क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। ठीक है ना। ऐसी कौन कौन सी, गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, दालें, तिलहन। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि गेहूं, गेहूं को व्यापारिक फसल क्यों नहीं बोला जाता है, बल्कि उसका तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसका कारण ये है कि अपनी भारत जो है बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इतनी जनसंख्या, और सबसे ज़्यादा अपने भारत में क्या होता है, शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। शाकाहारी क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें गेहूं की ही खाते हैं, माने उनके सबसे ज़्यादा रोटी ही उनका मुख्य भोजन होता है। इसके कारण अपने देश में ही इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इसी कारण इसका अपन क्या करते हैं, दूसरे देशों से इसको मंगाते भी हैं। इसी कारण गेहूं को खाद्यान्न फसल के अंतर्गत रखा गया है। अब हम कुछ प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है गेहूं। तो मध्य प्रदेश का गेहूं के में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। 18.2% का इसका उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है इसका, नर्मदा घाटी में। आपको पता होगा नर्मदा घाटी में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा भी होती है, और इधर पर क्या होता है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, नर्मदा घाटी में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर इसमें वर्षा की जरूरत पड़ती है। तापक्रम कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। जिन्होंने वर्षा वाला और तापक्रम वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा, उनको ये चीज कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हल्की दोमट मृदा होनी चाहिए। इसकी प्रमुख माने किस्में कौन कौन सी हैं, सरबती। उज्जैन में सर्वाधिक उत्पादन होता है सरबती का, और सरबती मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। अधिकतर लोग सरबती का ही जो अच्छे माने फसल का किस्म मानी जाती है, वो सरबती सबसे अच्छी किस्म गेहूं की मानी जाती है। फिर उसके बाद कौन कौन सी होती है, लोक वन होती है, नर्मदा 4 होती है, सुजाता होती है, 320, 322, 306, ये सब क्या है, गेहूं की किस्में हैं। इसमें एक प्रमुख प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र जो कि 2011 में खोला गया था। कहां पर, खमरिया। खमरिया कहां पर है, जबलपुर में है। वहां पर इस अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना की गई 2011 में। और गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। कुछ गेहूं से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, मालवा का पठार को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। धान की टोकरी किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और मालवा के पठार को क्या कहा जाता है, गेहूं की टोकरी कहा जाता है। प्रदेश में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं व धान में देखा गया है। जिले कौन कौन से हैं, होशंगाबाद, रायसेन, उज्जैन इत्यादि। इन जगहों, वैसे तो पूरे मालवा के जो क्षेत्र होता है, मालवा के क्षेत्र में कितने, 17 से 18 जिले आते हैं। उनमें सभी में गेहूं की पैदावारी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होती है गेहूं, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन जगहों में सर्वाधिक होता है। उज्जैन में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। दूसरी फसल क्या होती है, धान की फसल। तो ये जो धान की फसल है, ये फसल कैसी है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है, बालाघाट में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ब- वर्षा कितनी चाहिए होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा चाहिए होती है। तापक्रम कितना होना चाहिए, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। मिट्टी कैसी होती है चाहिए, दोमट और लाल मिट्टी होनी चाहिए। और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, माने स्थानीय रूप में इसे रोपा अथवा बड़ानी कृषि भी कहा जाता है। स्थानीय रूप मतलब सबके अपने अपने स्थान में अलग अलग नाम से भी पुकारे जाते हैं। तो जो भी स्थानीय रूप में मध्य प्रदेश की जो स्थानीय जनजातियां होती हैं, या जो भी स्थानीय लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इसको गेहूं धान को क्या बोलते हैं, रोपा और बरानी कृषि भी कहते हैं। यही धान को कई लोग चावल के रूप में भी जानते हैं।
तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर 2 हमने प्रमुख फसल पढ़ी है। इसके आगे हम प्रमुख फसल अगली सोयाबीन, उड़द, मसूर ये सब भी पढ़ेंगे। तो आज हम जो 2 फसल पढ़े हैं इसके इधर पर ख़त्म करते हैं लेक्चर। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रमुख फसलों के बारे में मध्य प्रदेश की और भी प्रमुख फसलें पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।